वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इन सभी रिसोर्सेज के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके यूजेस पढ़ेंगे, ये किस तरीके से आज के टाइम में इनका डिग्रेडेशन हो रहा है और कैसे हम इसके डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. अफ्रीका के तंजानिया के एक छोटे से गांव में माम्बा रहती है जो कि बहुत सवेरे उठ जाती है पानी लाने के लिए। वाटर फेच करना मतलब पानी लेकर आना। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और काफ़ी घंटों बाद वो वापस आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस होल्ड एंड जॉइंस हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स। वो उसके बाद अपनी मदर का हेल्प करती है हाउस होल्ड घर के कामों में और फिर उसके बाद अपने भाइयों के साथ पकड़ लेती है ताकि वो अपनी बकरियों की केयर कर सके, गोट्स की। ऑल देयर फैमिली ऑन्स ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनकी फैमिली की केवल और केवल जो प्रॉपर्टी है वो एक छोटी सी रॉकी लैंड है, यानी चट्टानी सी एक ज़मीन है जो उसकी छोटी सी झोपड़ी के पास है। मामा's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. मामा के जो पिता हैं वो केवल थोड़ा सा उसमें मक्का और कुछ बीन्स उगा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसकी टॉयलिंग करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा उसकी जुताई और केयरिंग वगैरह के बाद। दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर। और ये इतना काफ़ी नहीं है कि वो उससे उसकी पूरी फैमिली पूरे साल खा सके। Peter lives in the heart of the sheep rearing region in New Zealand, where his family runs a wool processing factory. जो पीटर है, एक दूसरा बच्चा है, वो न्यूजीलैंड के उस इलाके में रहता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा शीप्स पाले जाते हैं, भेड़ें पाली जाती हैं। और जो उसकी फैमिली है उनकी एक अपनी फैक्ट्री चलती है जिसमें उन शीप्स के जो वूल होते हैं, उसके जो फ्लीस होते हैं, उनके बॉडी पे हेयर्स होते हैं, उसको प्रोसेस करके वूल में कन्वर्ट किया जाता है, ऊन में कन्वर्ट किया जाता है। Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. जब भी वो अपने स्कूल से रिटर्न होता है तो वो देखता है कि जो उसके अंकल हैं वो उन शीप्स की देखभाल कर रहे हैं। Their shipyard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. और जो उसका शिपयार्ड है जहाँ पे उसकी शिप्स पाली जाती हैं वो बहुत ही वाइड ग्रासी प्लेन में सिचुएटेड है, बहुत ही बड़े इलाके में, बहुत ही घास वाला अच्छा सा इलाका है, हिल वाला, पहाड़ियों वाला, और काफ़ी दूर तक डिस्टेंस में है। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। और जो उनकी फैक्ट्री है उसको साइंटिफिक तरीके से चलाया जाता है, यानी ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, पुराने तरीक़ों से नहीं, नई नई लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल से वो अपनी फैक्ट्री को मैनेज करते हैं और शीप रियरिंग को मैनेज करते हैं। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो पीटर का परिवार है वो वेजिटेबल्स भी ग्रो करता है, सब्जियां भी उगाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोसेस के थ्रू, ऑर्गेनिक मिनरल्स का यूज़ करके। Mamba and Peter stay in two different parts of the world and lead very different lives. माम्बा और पीटर दुनिया के दो अलग अलग हिस्से में रहते हैं और दोनों का जीवन जीने का तरीका भी अलग है। This difference is because of the difference in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animal and the usage of technology. और ये वेरिएशन क्यों है? क्योंकि दोनों जगह की लैंड अलग अलग हैं, सॉइल अलग अलग है, मिट्टी अलग है, वाटर की अवेलेबिलिटी अलग है, नेचुरल वेजिटेशन वहाँ का अलग है और यहाँ का अलग है, एनिमल्स अलग अलग तरीके के होते हैं, वहाँ बकरियाँ होती हैं, यहाँ शीप्स होती हैं, इन शीप्स के हेयर्स को यूज़ करके ये वूल तैयार कर सकते हैं, वेजिटेशन भी यहाँ का अच्छा है और यहाँ डेवलपमेंट है तो टेक्नोलॉजी भी नई नई है, तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। और जो रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी है, यानी जो संसाधन की अवेलेबिलिटी है किसी भी जगह पे, वो ये डिसाइड करती है कि कौन सा प्लेस कितना डेवलपमेंट होगा, और रिसोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी का होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ क्या है, रिसोर्सेज भी हैं और टेक्नोलॉजी भी हैं, तो इसलिए ये प्लेस ज़्यादा डेवलप्ड है। ये जो पीटर है ये स्कूल से आता है और इसको कुछ करना भी नहीं पड़ता, बजाय इसके जो माम्बा है वो अपने दिन का शुरुआत ही घर के कामों से करती है, पानी लाना, फिर उसके बाद घर का काम करना, फिर फैमिली को चलाने के लिए जो लोग वो बकरी पालते हैं उसकी केयरिंग करना। सो डू यू नो
90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। जो हमारे पूरे विश्व की 90% आबादी है वो केवल 30% एरिया में ही रहती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड इज ईदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड। जो बचे हुए इलाके हैं वो या तो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत दूर दूर लोगों का सेटलमेंट है, मतलब वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है। कई प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे 1 पर्सन 1 स्क्वायर किलोमीटर का भी ये है। मोस्टली ये जो पोलर रीजन्स है वहाँ उस इलाके में ऐसा होता है। और कुछ इलाके अनइनहैबिटेड भी हैं, यानी वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, वहाँ पे लोगों का आवास ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड। लैंड इज अमंग्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे महत्वपूर्ण जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है? लैंड। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। जो लैंड है वो पूरे अर्थ का केवल 30% है एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज, और जो ये 30% एक छोटा परसेंट है पूरे अर्थ के मुताबिक, उसमें भी पूरी तरीके से पूरा पॉपुलेटेड नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी प्लेसेस हैं जो अनइनहैबिटेड हैं। यहाँ पे बताई गई है वही बात कि जो बची हुई 30% है, 70% वाटर के अलावा, उसके भी 30% एरिया में ही लोग रहते हैं, उसके भी बाकी एरिया में लोग नहीं रहते या फिर थोड़े थोड़े रहते हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate. अब ऐसा क्यों है कि कहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं और कहीं पे कम लोग रहते हैं? इसका कारण है कि वहाँ की लैंडफॉर्म कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है। जो मैं पोलर रीजन्स की बात कर रही हूँ वो इतने ठंडे इलाके होते हैं कि लोग वहाँ पे जनरली सर्वाइव नहीं कर पाते, इसलिए वहाँ कम लोग रहते हैं। तो जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ कि लैंड भी अच्छा होना चाहिए। जहाँ ज़्यादा फर्टाइल लैंड होगा वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा डेंसली होगी, और जहाँ पे थोड़ा लैंड फॉर्म ख़राब होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड का पोलर रीजन्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कितना कम पॉपुलेटेड है कंपैरेटिवली। जो सेंट्रल वर्ल्ड का एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं लैंड फॉर्म को लेकर कि जो इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये सारा प्लेन एरिया है और यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है रिवर्स के होने की वजह से। तो यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डेंसली है, बहुत ही ज़्यादा लोग एक जगह पर रहते हैं। कंपैरेटिवली जम्मू कश्मीर को ले लें, नॉर्थ ईस्ट को ले लें और कुछ साउदर्न स्टेट्स को ले लें, वहाँ की जो टोपोग्राफी है, स्थलाकृति है, ज़मीनी इलाके हैं, वो इतने सूटेबल नहीं है लोगों के रहने के लिए, इसलिए वहाँ जो लोग रहते हैं वो दूर दूर इलाके में रहते हैं। द rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to water logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated और uninhabited. वही बात बता रहे हैं कि जो rugged topography होगी, यानी टूटी फूटी ज़मीनों की जो स्थलाकृति होगी, स्टीप स्लोप्स यानी ऐसे स्लोप जो बहुत ही खड़े हों, बहुत ही ऊंचे हों, तो वहाँ पे लोग नहीं बसते जनरली माउंटेन्स पे। लो लोइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर, और कुछ ऐसे इलाके जो लो लोइंग एरिया हो, नीचे के इलाके हों और जहाँ पे पानी का खतरा बना रहता है, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं। नेक्स्ट है डेजर्टिक एरियाज, जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट का एरिया है, ये भी कम पॉपुलेटेड है। मीन्स वहाँ पे लोग तो रहते ही नहीं है थार डेजर्ट के एरिया में, और उसके आसपास भी लोगों की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड, और जो बहुत ही घने जंगल के एरिया होते हैं वहाँ भी लोग कम रहते हैं, वहाँ एनिमल्स रहते हैं। या तो ये इलाके स्पार्सली पॉपुलेटेड होते हैं, हल्की पॉपुलेशन होती है यहाँ पे, या फिर ये टोटली अनइनहैबिटेड होते हैं, यानी यहाँ लोग नहीं रहते हैं। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। वही बात आ गई कि जो प्लेन्स हैं और रिवर वैलीज हैं वो एक ऐसा सूटेबल प्लेस देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि प्लेन लैंड में एग्रीकल्चर खेती करना भी आसान होता है और वहाँ की ज़मीन भी उपजाऊ होती है, साथ में उन्हें पानी भी मिल जाता है। हेंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए दुनिया के जो ये इलाके हैं ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेटेड हैं। हमारे गंगा वैली का एग्जाम्पल ले लें, यूपी और बिहार, ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूज़। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम किन किन डिफरेंट यूजेस के लिए लैंड का इस्तेमाल करते हैं। लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फर्स्ट लाइन ही बताती है कि लैंड को हम अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस,
roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. यानी ये सारी जो ज़रूरतें हैं जैसे एग्रीकल्चर खेती करना, फॉरेस्ट्री जंगलों के लिए, माइनिंग जैसे हम खनन करते हैं कोई भी नेचुरल रिसोर्स या मिनरल को निकालने के लिए, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब माइनिंग में आता है। बिल्डिंग हाउसेस घरों का निर्माण करते हैं, रोड बनाते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ का सेटअप करते हैं। इन सभी को एक शब्द में कहें तो लैंड यूज़ कहते हैं। Can you list out the different ways in which Mamba's and Peter's family use their lands? क्या तुम वो तरीके बता सकते हो कि जिस तरीके से माम्बा और पीटर के परिवार अपनी ज़मीन को, अपने लैंड को यूज़ करते थे? तो जो माम्बास की फैमिली थी वो अपनी रॉक की थोड़ी सी ज़मीन को बहुत ही मेहनत के साथ टॉयल करके उस पर कुछ उगाते थे और वो उनके परिवार के लिए यूज़ करते थे। और जो पीटर की फैमिली थी वो अपने लैंड को एक फार्म हाउस की तरह से यूज़ करते थे और उसमें अपने शिप्स को पालते थे, उनका रेयरिंग करते थे और फिर वो उन शिप से वूल्स का प्रोडक्शन करते थे, मिल्क भी प्रोड्यूस करते रहे होंगे। तो इनके अलग अलग यूज़ थे, किसकी वजह से? अलग अलग फिजिकल फैक्टर की वजह से। जो यूज़ ऑफ लैंड है वो किससे डिटरमाइन होता है? वहाँ के फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे कि टोपोग्राफी, स्थलाकृति कैसी है, सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है। माम्बा के यहाँ की रॉकी ज़मीन थी और इसके यहाँ की रॉकी ज़मीन नहीं है, ग्रासलैंड टाइप है, तो जो शीप्स हैं उसके लिए फेवरेबल हैं। अब शीप्स रॉकी एरिया में तो नहीं रहेंगे ना। क्लाइमेट की वजह से मिनरल्स कैसे हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये सब डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इलाके की ज़मीन का किस तरीके से इस्तेमाल होगा। Human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern. ये तो कुछ फिजिकल फैक्टर्स हो गए जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दूसरे कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि लैंड का किस तरीके से इस्तेमाल होगा, जैसे कि पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। किसी भी इलाके में अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ अर्बनाइजेशन होगा, शहरीकरण होगा उस इलाके का। और फिर जहाँ पे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी वहाँ पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से वहाँ के जो लैंड का यूज़ है वो एग्रीकल्चरल यूज़ नहीं रह जाएगा, वहाँ की लैंड का यूज़ इंडस्ट्रियल यूज़ हो जाएगा, फैक्ट्री के लिए यूज़ होगा, खेती के लिए नहीं यूज़ होगा। तो जो ये है पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये दो ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इलाके के लैंड का यूज़ पैटर्न क्या होगा। Land can also be classified on the basis of ownership as private land and community land. Private land is owned by individuals whereas community land is owned by community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. Lands को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उनके मालिकाना हक के बिना पर, यानी उनकी ऑनरशिप कौन कर रहा है। पहला प्राइवेट लैंड और दूसरा कम्युनिटी लैंड। जो प्राइवेट लैंड है वो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति अकेले उस पर अपना हक रखता है, और दूसरा कम्युनिटी लैंड उस पर पूरे समाज का, पूरे समुदाय का हक होता है और वो कॉमन यूज़ के लिए होता है। जैसे कि जो प्राइवेट लैंड होगा उस पर कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी उगाएगा, उसे कैसे भी यूज़ करेगा। लेकिन जो कम्युनिटी लैंड होता है उसमें सबका एक मिला जुला हित होता है। जैसे कलेक्शन ऑफ फॉडर, यानी चारे के लिए जो चीज़ें इकट्ठा करते हैं, कम्युनिटी लैंड का इसके लिए इस्तेमाल होता है। फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल होता है, नट्स हो गए, कुछ मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, दवाइयों के जो हर्ब्स होते हैं वो हो गए, इन सब के लिए कम्युनिटी लैंड का इस्तेमाल होता है। और इन्हें ही कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहते हैं क्योंकि ये सबकी प्रॉपर्टी होती हैं। People and their demands are ever growing but the availability of land is limited. ये बात है कि जो पीपल है उनकी डिमांड कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती। लोगों की एक डिमांड फुलफिल होती है, वो नई डिमांड करने लग जाते हैं। दिस इज़ द कॉमन ह्यूमन नेचर। सो जो ह्यूमंस की डिमांड है वो एवर ग्रोइंग है, हमेशा ग्रो करती रहती है, लेकिन जो लैंड की अवेलेबिलिटी है वो तो लिमिटेड है ना। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरी बात ये कि जो लैंड की क्वालिटी है वो भी एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग करती है। People started encroaching the common lands to build up commercial areas, housing complexes in urban areas and to expand the agricultural land in rural areas. People ने ये शुरू कर दिया, लोगों ने ये शुरू कर दिया कुछ कॉमन लैंड्स बिल्डअप करना कमर्शियल एरियाज़ के लिए, यानी फैक्ट्री एरिया के लिए एक तरीके की लैंड का इस्तेमाल करना, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स यानी सोसाइटीज़ एक इलाके में डेवलप करना, किसी एक पर्टिकुलर इलाके का, किसी एक पर्टिकुलर लैंड का अर्बनाइजेशन करना, शहरीकरण करना, और जो एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर है खेती करने के लिए रूरल एरिया को चुन लिया, गांव के इलाकों को चुन लिया।
Today, the vast changes in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे लैंड यूज़ का जो पैटर्न है, ज़मीन को इस्तेमाल करने का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। वो किस बेसिस पर बदल रहा है? क्योंकि हमारे कल्चर में चेंज आ रहा है, हमारी संस्कृति में चेंज आ रहा है। पहले हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो कल्चर था, इंडिया का बेसिकली बात कर रही हूँ, वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ था, खेती से जुड़ा हुआ था। तो हमारा फोकस होता था एग्रीकल्चर पर। तो हमारी जो लैंड यूज़ था वो हम एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही हमारे कल्चर के साथ ग्लोबलाइजेशन आने के बाद दुनिया के और भी सारे कल्चर्स मिक्स हो गए, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़ोर हुआ, यानी फैक्ट्रीकरण शुरू हो गया। तो हमने अपनी लैंड्स का यूज़ इंडस्ट्रियों को सेटअप करने के लिए यूज़ कर लिया। तो हमारा लैंड यूज़ चेंज हो गया जैसे ही हमारे कल्चर में चेंज आया। Land degradation, landslides, soil erosion, desertification are major threats to environment because of the expansion of agriculture and construction activities. अब ये डिज़ास्टर्स जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन का डिग्रेड होना, ख़राब होना, उसकी क्वालिटी का ख़राब होना, लैंडस्लाइड होना, यानी कोई भी ज़मीन का एक बड़ा सा टुकड़ा एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड कर जाना और उससे वहाँ के जो इलाके हैं उसकी ग्रोथ को, वहाँ के सेटलमेंट को हैम्पर करना, ख़राब करना। सॉइल इरोजन, यानी सॉइल की जो ऊपरी लेयर होती है, इतनी मूसलाधार बारिश होती है कि सॉइल की ऊपरी लेयर का उखड़ जाना और उखड़ के बह जाना। इससे क्या होती है, सॉइल की उपजाऊ जो ऊपर वाली लेयर होती है उसी में ह्यूमस होता है और वही हट जाती है तो उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। डेजर्टिफिकेशन, किसी भी इलाके से अगर बहुत ज़्यादा पेड़ काट देंगे तो वो इलाका रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा जिसका कोई ख़ास यूज़ नहीं रहेगा। थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, ये मेजर थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के लिए, बड़े ख़तरे हैं। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही है, तो हम एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम अपने फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, यानी फॉरेस्ट को काट रहे हैं और एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा फॉरेस्ट लैंड ख़त्म हो जाएगा और वो डेजर्टिक लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए बहुत सारे नेचुरल जो इलाके हैं उनको ख़राब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज 2.2 फिगर है, चेंजेस इन लैंड यूज़ ओवर टाइम, किस तरीके से टाइम के साथ लैंड यूज़ में बदलाव आया। फर्स्ट में हम देख रहे हैं कि इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं है, रूरल एरिया का सीन दिखाया गया है, मोस्टली छोटे छोटे हट्स हैं, झोपड़ियाँ हैं और जो न्यू बिल्डिंग्स है, कंस्ट्रक्शंस हैं वो सब कम है और एग्रीकल्चर एरिया ज़्यादा दिख रहे हैं। फिगर 2 में जो ये ग्रीनरी वाले इलाके हैं ये कम हो गए हैं और कुछ डेवलपमेंट हो गया है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो गया हाउसेस का और यहाँ पे थोड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ लग रहा है। यहाँ पे बैल का यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। पिक्चर 3 में पूरा शहरीकरण नज़र आ रहा है, हो गया है ऑलमोस्ट शहरीकरण और थोड़ा सा इलाका ग्रीनरी का बचा हुआ है। फिगर 4 में क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया और जो ग्रीनरी का इलाका था, जो कभी एग्रीकल्चर का इलाका हुआ करता था, वो छोटे से एक पार्क में तब्दील हो गया है। तो किस तरीके से लैंड यूज़ है वो समय के साथ साथ बदल रही है हमारे कल्चरल में चेंजेस आने की वजह से। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, अब जो ये डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड रिसोर्स के, जो खतरे हैं लैंड रिसोर्स पर, इनको हम कैसे बचा सकते हैं। हम सॉइल से स्टार्ट करते हैं पहले। सो ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑन देयर एवर ग्रोइंग डिमांड has led to a large scale of destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource. जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार और उसके साथ साथ उनकी डिमांड उससे भी तेज़ रफ्तार में बढ़ रही है, तो इससे क्या हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन हुआ है फॉरेस्ट का। और फॉरेस्ट हम जानते हैं कि एक स्टोर हाउस है नेचुरल रिसोर्सेज का, वहाँ से हमारी बहुत सारी ज़रूरतें फॉरेस्ट से ही पूरी होती हैं और हमारा फॉरेस्ट ही अब डिस्ट्रॉय हो रहा है। एंड एरेबल लैंड, और जो एरेबल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है, ख़राब हो रही है। बहुत ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स एक्सट्रीम यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि सॉइल बंजर हो जाएगी कुछ समय के बाद। एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लॉसिंग देयर नेचुरल रिसोर्सेज, और इन सब की वजह से हमें एक डर लगने लग गया है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कभी ख़त्म ना हो जाएं हमारे पास से। Therefore, the present rate of degradation of land must be checked. इसलिए ये ज़रूरी है कि जो प्रेजेंट रेट है, आज की जो वर्तमान रफ्तार है लैंड डिग्रेडेशन की, उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, उसको चेक किया जाना चाहिए। चेक करने का मतलब होता है रोकना। Afforestation, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources.
जैसे कि कौन कौन सी ऐसी प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं। पहला, एफोरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों का प्लांटेशन करें, क्योंकि डिफोरेस्टेशन एक लैंड डिग्रेडेशन ही होता है जिसमें बहुत सारे पेड़ ख़त्म हो जाते हैं किसी भी इलाके से और वो एक रेगिस्तानी इलाके में तब्दील हो जाता है। तो उसको हम ग्रीन कवर करने के लिए वहाँ पे एफोरेस्टेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। लैंड रिक्लेमेशन करें, जो लैंड ख़राब हो गई है, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, उसको कुछ समय के लिए बेयर छोड़ दें, खाली छोड़ दें, ताकि वो अपनी नेचुरल जो प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, उसको दोबारा कवर अप कर सके। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र है उनका रेगुलेटेड यूज़ करें, इस हिसाब से इस्तेमाल करें, इतना कि जो हमारी फसल है उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, इतना भी नहीं इस लालच में कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोडक्टिविटी हो कि आने वाले टाइम में ज़मीन की लॉन्ग टर्म के लिए प्रोडक्टिविटी ही ख़त्म हो जाए। And checks on overgrazing on some of the common methods used to conserve land resources। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो ओवरग्रेजिंग होती है किसी भी नेचुरल वेजिटेशन वाले इलाके में, जहाँ नेचुरली ग्रोथ होती है प्लांट्स की, उस इलाके में जब ओवरग्रेजिंग होती है, उस ज़मीन को जब बहुत ज़्यादा चारागाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो एक समय ये आता है कि वहाँ जो कुछ नेचुरल प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करना ही रुक जाते हैं, क्योंकि वो इस स्टेज पे प्लांट आ ही नहीं पाते हैं कि कुछ नए प्लांट्स ग्रो करें। उस स्टेज पे आने से पहले ही वो ग्रेस कर लिए जाते हैं, तो वहाँ का जो नेचुरल ग्रोथ है वो ख़राब हो जाता है, हैम्पर हो जाता है। नेक्स्ट, वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। वेदरिंग क्या होती है? किसी भी रॉक का जो एक्सपोज रॉक है, बाहरी रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, उनका टूटना या फिर डिके होना, ख़राब होकर के एक जगह से ढस के दूसरी जगह आ जाना, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। और वेदरिंग के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर किसी भी इलाके में एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है, बदलाव आता है, और मौसम में जब चेंज आता है तो ये फिनोमिनाज होते हैं। फ्रॉस्ट एक्शन, पाला पड़ना, प्लांट्स, एनिमल्स एंड कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गए। कहीं पे अगर हिली इलाके हैं तो वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, कुछ भी किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो इसकी वजह से जो वहाँ की जो बनावट है उसमें थोड़ा प्रेशर पड़ेगा, तो नेचुरली वेदरिंग हो सकती है वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। सॉइल, द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ की सरफेस को कवर करने वाली एक ऐसी पतली लेयर जो एक दानेदार सी हो, बिल्कुल फाइन ग्रेन जैसे सब्सटेंस हो, बेसिकली हमारी सॉइल इसी तरीके की होती है, ऊपरी सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, ये लैंड के बहुत ज़्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन टाइप ऑफ द सॉइल, जो लैंड फॉर्म्स हैं अलग अलग जगह के, वो ये डिटरमाइन करते हैं कि किसी पर्टिकुलर इलाके की सॉइल किस तरीके की होगी। जैसे कि प्लेन लैंड में जो हमारी सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और हिली इलाके में हमारी सॉइल का टाइप अलग होता है। प्लेट्यू के इलाके में मीन्स जैसे कि हम साउथ इंडिया का इलाका ले लेते हैं इंडिया का, वहाँ की सॉइल का टाइप अलग होता है क्योंकि वहाँ की लैंडफॉर्म अलग है, वो प्लेट्यू का एरिया है। सॉइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल किन चीज़ों से बनी होती है? कुछ ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कुछ जो मरे हुए प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं उसके जो ऑर्गेनिक वेस्ट्स होते हैं वो समय के साथ साथ इकट्ठे होते जाते हैं, ज़मीन में दबते जाते हैं, और फिर वो कन्वर्ट होकर के सॉइल मैटर में तब्दील हो जाते हैं। कुछ मिनरल्स जो प्रेजेंट होते हैं, और वेदर्ड रॉक्स जो टूटी फूटी रॉक्स का हिस्सा होता है वो भी सॉइल में ही कन्वर्ट हो जाता है, फाउंड ऑन द अर्थ। और जो ये सारी चीज़ें अर्थ पर पाई जाती हैं ये सब सॉइल का हिस्सा होती हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये किससे होता है? वेदरिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है। वेदर्ड जो रॉक होती है, टूटी फूटी रॉक होती है, वो भी सॉइल में शामिल हो जाती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जिस सॉइल में बहुत ही राइट प्रोपोर्शन में, एकदम सही तरीके से मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो, वहाँ की सॉइल फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। हम अब पढ़ेंगे लैंडस्लाइड के बारे में। लैंडस्लाइड क्या होता है? Landslides are simply defined as the mass movement of rock, debris, or earth down a slope. They often take place in conjunction with earthquakes, floods, and volcanoes. लैंडस्लाइड क्या होता है? नाम से ही लग रहा है, लैंड का स्लाइड होना, फिसलना। मास मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा, किसी भी रॉक का, किसी भी चट्टान का, कोई भी मलबा, डेब्रिस, या फिर अर्थ का कोई भी हिस्सा किसी भी स्लोप से, किसी भी ऊंचाई से स्लाइड करके नीचे की तरफ आता है, तो इसे हम लैंडस्लाइड कहते हैं। ये कब होता है? जनरली जब अर्थक्वेक आता है,
मूवमेंट होता है ज़मीन में, जो हिली इलाके हैं उसमें ये मूवमेंट और भी ज़्यादा असरदार होता है, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड्स होते हैं। कभी फ्लड आता है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आई तो इससे हैम्पर होते हैं वो इलाके। वॉल्केनोज हुए, ये भी हैम्पर करते हैं उस इलाकों को। A prolonged spell of rainfall can cause heavy landslides that can block a flow of river or quite some time. जब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रेनफॉल होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो उसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। और लैंडस्लाइड से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि जो लैंड का स्लाइड हुआ हुआ हिस्सा है वो आके किसी रिवर को ब्लॉक कर देगा, या फिर किसी इलाके में आ जाएगा तो उस इलाके की जो आवाजाही है उसको रोक देगा। सो अगर वो रिवर को ब्लॉक करता है कुछ समय के लिए, तो रिवर ओवरफ्लो हो जाएगी, पानी बहेगा, और इससे क्या होगा, जो डाउन स्ट्रीम के इलाके हैं उनमें बाढ़ आ जाएगी। सो द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवॉक टू द सेटलमेंट्स डाउनवर्ड्स ऑन इट्स बर्स्टिंग। जो ये रिवर ब्लॉक्स हो जाएंगी तो इससे एक और बड़ा डिज़ास्टर आएगा उनके लिए, जो सेटलमेंट, जो इलाके डाउन स्ट्रीम में हैं, नीचे के इलाकों में सेटल हैं, जहाँ की ऊंचाई थोड़ी कम है, तो उसमें बाढ़ आ जाएगी। इन द हिली टेरेन, landslides have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ लैंडस्लाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक नेचुरल डिज़ास्टर की तरह है, जो कि वहाँ के जनजीवन को प्रभावित करती है, वहाँ के प्रॉपर्टी को हैम्पर करती है, और वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की पॉलिटिक्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए ये एक मेजर कंसर्न का क्षेत्र है, यानी बहुत ध्यान देने का क्षेत्र है ये। A case study: a massive landslide hit Pange village near Rekongpeo in Kinnaur district of Himachal Pradesh and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan-Tibet road, National Highway 22. एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ पंगे विलेज में, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, रेकोंगपियो के पास है। उससे क्या हुआ कि 200 मीटर लंबी जो एक स्ट्रेच थी हिंदुस्तान तिब्बत रोड की, नेशनल हाईवे 22, वो डैमेज हुई। दिस लैंडस्लाइड वॉज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंगे विलेज। ये लैंडस्लाइड का कारण क्या था कि एक इंटेंस, बहुत बड़े लेवल पे ब्लास्ट हुई थी पंगे विलेज में, उसकी वजह से ये हुआ था। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलैप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाय विलेजेस। इस ब्लास्ट की वजह से क्या हुआ कि हिली रीजन जनरली वीक होता है, और जब वहाँ पे ब्लास्टिंग हुई तो वहाँ पे मूवमेंट हुआ होगा, और जो वो स्लोप था वो कोलैप्स हुआ, एक दूसरे से टकरा गया, और जिसकी वजह से इंटेंस डैमेज हुआ, बहुत ही बड़े पैमाने पर डैमेज हुआ रोड्स का और आसपास के विलेजेस का, गाँव का। द पंगे विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। और इसके बाद क्या हुआ कि जो वो पंगे विलेज था उसे पूरी तरीके से वैकेट कर दिया गया, खाली कर दिया गया, ताकि किसी भी जनजीवन का नुकसान ना हो। मिटिगेशन मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये लैंडस्लाइड है इससे हम किस तरीके से मिटिगेट करें, यानी इसके इफ़ेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। Advancement in scientific techniques has improved us to understand what factors caused landslides and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslides are as follows. जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं और जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एम्पावर हो गई हैं, काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। इसकी वजह से हमें ये समझने में मदद मिली है कि लैंडस्लाइड्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं और हम उन्हें किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं उसके इफ़ेक्ट्स को। Some broad mitigation techniques of landslides are as follows. और कुछ बड़ी जो mitigation techniques है landslides के devastating effects को कम करने की जो techniques हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। Hazard mapping. To locate areas prone to landslide, hence such areas can be avoided for building settlements. यानी कि हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ये ट्रेस करें कि कौन सा एरिया लैंडस्लाइड प्रोन जोन है, यानी किस एरिया में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, तो उस एरिया में हम बिल्डिंग्स और जो कंस्ट्रक्शन है, सेटलमेंट्स है, इन सब को कम करेंगे, जिसकी वजह से वो एरिया कम अफेक्ट होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू द स्लोप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। जो स्लोप लैंड होगी उनमें रिटेंशन वॉल्स बनाएंगे, यानी छोटी छोटी दीवारें बनाएंगे, जिससे कि लैंड का हिस्सा स्लाइड करके एकदम से नीचे को ना पहुँचे, लैंड को रोका जा सके। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। तीसरी ये चीज़ कि वेजिटेशन कवर को इंक्रीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे पेड़ लगाएं, वेजिटेशन के ग्रोथ को होने दें। इससे क्या होता है कि जो पेड़ों की जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, और जिसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कुछ भी ब्लास्टिंग होता है तो आसानी से जो लैंड होता है वो टूट कर अलग नहीं होता। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क्स
to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows। जो हम सरफेस ड्रेनेज को कंट्रोल करने के लिए जो हम मेजर्स अडॉप्ट करते हैं ताकि हमारा सरफेस वाटर लॉस ना हो, इससे क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है विद द रेन वाटर और स्प्रिंग फ्लोज और रेन वाटर की वजह से जो लैंडस्लाइड होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। यह है रिटेंशन वॉल का पिक्चर दिखाया गया, किस तरीके से हम स्लोप्स पर वॉल्स को डेवलपमेंट करके वॉल्स बना करके हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। सॉइल प्रोफाइल, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। जो सबसे ऊपरी लेयर होती है वो सॉइल की, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है और उसी पर वेजिटेशन ग्रो करता है। सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले। उसके बाद वाली जो लेयर होती है सॉइल की, उसमें कुछ सैंड होता है, कुछ सिल्ट होता है, रेत होती है और कुछ क्ले होती है, गीली टाइप मिट्टी। वेदर्ड रॉक मटेरियल्स, हमने पढ़ा था कि जो हमारी सॉइल है वो रॉक से बनती है, वेदर्ड रॉक से, टूटे फूटे रॉक से मिलकर बनती है। समय के साथ साथ उसमें कुछ बदलाव आते हैं और फिर वो सॉइल में, परफेक्ट सॉइल में कन्वर्ट होती है। तो जो थर्ड लेयर है वो वेदर्ड रॉक है, टूटी फूटी रॉक्स का हिस्सा है। जो सबसे लास्ट वाली है वो पेरेंट रॉक है, वही डिसाइड करती है कि किसी भी पर्टिकुलर इलाके की सॉइल किस तरीके की बनेगी, क्योंकि हर इलाके की पेरेंट रॉक अलग अलग होती है। It takes hundreds of years to make just 1 centimeter of soil। बहुत हैरानी की बात है कि 100 साल लग जाते हैं सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल को डेवलप होने में। लेकिन जो ये कुछ डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर हैं, कुछ मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं जिनकी वजह से जो हमारी सॉइल इरोजन हो जाती है, इरोड हो जाती है, उसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। लेकिन 1 सेंटीमीटर सॉइल को बनने में लगभग 100 साल लग जाते हैं। तो हमें मेंटेन करने के लिए चाहिए कि हम ऐसे डिवास्टेटिंग मेजर्स को कम करें। फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, अब सॉइल फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो मेजर फैक्टर हैं सॉइल के फॉर्मेशन में, वो सबसे पहला तो ये कि पेरेंट रॉक किस तरीके की है। मैंने अभी बताया है कि पेरेंट रॉक ही डिसाइड करती है कि किस तरीके की सॉइल की क्वालिटी होगी। एंड कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, कहाँ की सॉइल किस तरीके की होगी। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और कुछ दूसरे फैक्टर हैं वो हैं टोपोग्राफी, यानी उस इलाके की स्थलाकृति कैसी है, ज़मीनी बनावट कैसी है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स कैसे हैं उस इलाके के, टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और कितने टाइम में ये सॉइल फॉर्म हुई है, बनी है। क्योंकि टाइम के हिसाब से सॉइल का टेक्सचर भी अलग अलग होता है। जो बहुत ज़्यादा सॉइल ओल्ड होती है वो अलग तरीके की होती है, जो न्यू सॉइल होती है वो अलग तरीके की होती है। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सारी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह डिफर करती हैं, अलग अलग होती हैं। सॉइल पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर्स, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी। जो पेरेंट रॉक होती है वही डिटरमाइन करती है कि सॉइल की कलर कैसी होगी, उसकी बनावट कैसी होगी, वहाँ की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मिनरल्स किस तरीके की होंगे, किस तरीके के कंटेंट से मिलकर बनी होगी, परमेबिलिटी कितनी होगी, यानी कितना वाटर को रिटेन करेगी और किस लेवल तक वो परकुलेट होने देंगी वाटर को। नेक्स्ट क्लाइमेट है, टेम्परेचर कैसा होगा, रेनफॉल का इन्फ्लुएंस होता है, रेट ऑफ वेदरिंग कैसी है, ह्यूमस फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। क्लाइमेट्स इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, कितने लेवल पे वेदरिंग होगी, कितनी रेनफॉल होगी, ये सब। रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइंस एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, यानी कितनी ऊंचाई पर है रिलीफ, कितनी ऊंचावच है वहाँ के, कितना स्लोप है, ये सब डिटरमाइन करता है कि सॉइल किस रेट से एक्यूमुलेट होगी, इकट्ठा होगी। टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, और टाइम से डिटरमाइन होता है कि किसी भी इलाके की सॉइल प्रोफाइल, जो लेयर है सॉइल की, वो कितनी मोटी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम से सॉइल, जितना ज़्यादा पुरानी सॉइल होगी उसकी जो अपर प्रोफाइल होगी वो ज़्यादा थिक होगी, जो न्यू सॉइल प्रोफाइल होगी वो थिन होगी, पतली होगी। फ्लोरा, फना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। किसी भी इलाके के फ्लोरा फना यानी वहाँ का वेजिटेशन ग्रोथ, वहाँ के एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये डिटरमाइन करते हैं कि किस रेट से वहाँ ह्यूमस का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ह्यूमस का फॉर्मेशन डेड डिकेइंग प्लांट और एनिमल के ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होने के बाद होता है। सो फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, ये सारे फैक्टर्स थे जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स,
यानी किस तरीके से सॉइल डिग्रेड हो रही है, ख़राब हो रही है, और उसको हम किन तरीक़ों से, किन मेजर से कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल का इरोड होना, इरोजन होना यानी मृदा का कटाव होना, मिट्टी का कटाव होना, उसका डिप्लेट होना, ये बड़े खतरे हैं सॉइल एज अ रिसोर्स के। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। ऐसा नहीं है कि नेचुरल फैक्टर की वजह से ही सॉइल डिग्रेड होती है, ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से सॉइल ख़राब होती है। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, किन फैक्टर्स की वजह से सॉइल का डिग्रेडेशन होता है उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग करना किसी भी इलाके में, डिफॉरेस्टेशन करना, पेड़ों की कटाई करना, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, किसी भी पर्टिकुलर इलाके में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे कि हरियाणा एंड पंजाब में जब HYV सीड्स आई, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ की जो बीजें आई गेहूं और चावल की, तो यहाँ के किसानों ने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि इस बीज में ज़रूरत होती है पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने की, बट वो इतने एक्सट्रीम लेवल पे यूज़ करने लगे हैं कि अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में उनकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी कम होगी। सो एक मेंटेन लेवल पे यूज़ करना चाहिए। रेन वॉश, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो इससे भी सॉइल की जो अपर लेयर होती है ह्यूमस वाली, वो वॉश अप होकर के चली जाती है, इधर उधर ख़राब हो जाती है। लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स जो होते हैं उससे भी सॉइल ख़राब होती है, एंड जिससे लैंडस्लाइड की वजह से ही कई बार फ्लड्स भी आता है, बाढ़ भी आता है, तो इससे किसी इलाके की सॉइल, तो किसी इलाके की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है और कहीं की डिग्रेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे सॉइल को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके, वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट है मल्चिंग। The bare ground between plant is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. जैसे प्लांट्स के बीच की जो खाली जगह होती हैं उन पर ऑर्गेनिक मैटर्स छिड़क दिया जाए ताकि जो सॉइल में मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाए, यानी सॉइल अपने अंदर मॉइस्चर को कंटेन कर सके। वरना हम बहुत ज़्यादा सिंचाई कर देंगे, बहुत तेज़ टेम्परेचर होगा, सारा पानी सूख जाएगा। तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम स्प्रेड कर देंगे तो सॉइल मॉइस्चर रिटेन करके रखेगी अपने अंदर। मॉइस्चर ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉ, भूसा लाइक, इसको स्प्रेड कर देना। नेक्स्ट है कंटूर बैरियर्स। स्टोन्स, ग्रास, सॉइल्स आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। जैसे कुछ पत्थर हो गए, घास और मिट्टी, इन सब को बिल्ड करना कॉन्टर्स के पास, जो कुछ सेम ऊंचाई वाले इलाके होते हैं उन सब पर। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर्स, और छोटी छोटी खाइयों का निर्माण करना, छोटी छोटी खाइयाँ बनाना ताकि जो पानी है वो कलेक्ट हो जाए, बह करके वेस्टेज ना जाए। अगर हम सिंचाई करते हैं स्लोप्स पर, स्लोपिंग एरिया पर, तो वहाँ का पानी क्या होगा, बह करके नीचे चला जाएगा। तो अगर हम छोटे छोटे बैरियर्स बना देंगे तो वो वाटर वहीं कलेक्ट हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, और सॉइल भी नहीं वेस्ट होगी इस तरीके से। रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जो छोटी छोटी चट्टानें हैं उनका ढेर लगा दें स्लोप्स पर, जिससे कि अगर हम स्लोप्स पर वाटरिंग करें, सिंचाई करें, तो वाटर वेस्ट ना हो। क्योंकि स्लोप्स पर जब कभी भी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है, तो क्या होता है, गलीज बन जाते हैं, नाले बन जाते हैं, यानी सॉइल इरोड हो जाती है, ज़मीन में छेद हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या है कि छोटी छोटी रॉक्स का ढेर बना दें, और जिससे कि वाटर, जब एक्सट्रीम वाटर आएगा तो वो बहुत तेज़ रफ्तार में नहीं जाएगा और ना ही गलीज बनेंगी और सॉइल का भी लॉस नहीं होगा इससे। टेरेस फार्मिंग, broad flat steps or terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. एक दूसरी तरीका ये है कि जो स्लोप्स वाले इलाके हैं, ज़्यादातर सॉइल का लॉस यहीं पर होता है, फ्लैट में भी होता है, फ्लैट इलाके में भी होता है। जब एक्सट्रीम रेनफॉल होती है तो उसके लिए क्या है कि एफोरेस्टेशन किया जाए, बहुत ज़्यादा पेड़ लगा दिया जाए, और स्लोप्स पर भी बहुत ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि टेरेस फार्मिंग है। तो इसमें क्या होता है कि स्टेयर्स की तरह बना दिया जाता है, पहाड़ों को सीढ़ियों की तरह काट दिया जाता है। इससे कि जो फ्लैट सर्फेसेस होती हैं उस पर हम फसलें भी ग्रो कर सकते हैं, और इसकी वजह से वाटर भी लॉस नहीं होता, वाटर को भी नीचे आने में देर लगता है
और कुछ कुछ वाटर हर स्टेप पर रुक जाता है, तो सॉइल में वाटर रिटेन हो जाता है, रुक जाता है, वाटर रन ऑफ नहीं होता है, सॉइल का इरोजन भी नहीं होता, मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। Intercropping. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash. ये फ्लैट इलाके के लिए, प्लेन इलाके के लिए है। उसमें क्या है कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग सीजन में ऑल्टरनेट करके ग्रो करें, यानी कि कभी भी सॉइल को पूरी तरीके से खाली ना छोड़ें। अगर हम खाली छोड़ देंगे तो रेनी सीजन में क्या होगा कि एक्सट्रीम बारिश होगी और जो उसकी अपर लेयर होगी वो बह जाएगी। तो इसीलिए ऑल्टरनेट टाइम पे हमें एक के बाद एक क्रॉप ग्रो करते रहना चाहिए एक फील्ड में, जिसकी वजह से फील्ड में जो पेड़ और जो भी क्रॉप हम ग्रो करेंगे वो उस मिट्टी को, अपर लेयर को पकड़े रहे, जिससे कि हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा, रेन वॉश भी नहीं होगा। Contour plowing. Plowing parallel to the contours of a hill slopes to form a natural barriers to water to flow down the slope. जो कॉन्टर होते हैं, एक ऊंची हाइट के जो पहाड़ होते हैं या फिर पठार होते हैं, उन पे क्या करना होता है कि पैरेलल, उनकी ऊंचाई के पैरेलल ही हमें वहाँ पे प्लॉइंग करना होता है जो हल चलाते हैं। उससे क्या होता है कि एक नेचुरल बैरियर क्रिएट हो जाता है, जो हल चलाने से जो लाइंस क्रिएट होती हैं वो एक नेचुरल बैरियर्स की तरह हो जाती है और इससे वाटर का डायरेक्ट जो फ्लो होता है स्लोप पर वो कम किया जा सकता है। शेल्टर बेल्ट्स. In the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. जनरली कोस्टल एरियाज़ में जो तटीय क्षेत्र होते हैं और कुछ ड्राई रीजन्स में जो जहाँ की मिट्टी बहुत ही हल्की होती है, सूखी होती है और ये डर रहता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलने पर ये मिट्टियाँ उड़ सकती हैं। और हम जानते हैं अपर लेयर वेरी फर्टाइल लेयर होती है सॉइल की। सो इस चीज़ को रोकने के लिए बहुत लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं, पेड़ों की प्लांट किए जाते हैं, जिससे कि विंड से जो मूवमेंट होता है सॉइल का उसको रोका जा सके। तो ये सारे कुछ तरीके थे जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एक हम एक्टिविटी के थ्रू इसी को समझने की कोशिश करते हैं। टेक 2 ट्रेज A and B ऑफ सेम साइज. 2 ट्रे लेते हैं A और B, सेम साइज की है दोनों. मेक 6 होल्स एट वन एंड ऑफ दीज ट्रेज एंड देन फिल देम विथ द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल. 6 छेद करें दोनों में ही. ऐसा कुछ पर्टिकुलर ही नहीं है कि 6 होल्स ही करने हैं, ये एक सिमिलैरिटी के लिए बताया गया है कि 6 अगर इसमें किया है तो 6 उसमें भी करना है। और उसमें कुछ सॉइल्स एक ही बराबर अमाउंट की सॉइल दोनों में डाल दें. लीव द सॉइल A इन ट्रे बेयर while sow wheat और राइस ग्रेन्स इन ट्रे B. जो A वाली ट्रे है उसको खाली छोड़ दें, बेयर छोड़ दें, और जो B वाली ट्रे है उसमें या तो गेहूँ या फिर राइस या फिर व्हीट उसमें ग्रो करें. When the grain in tray B has grown a few centimeters high, place both trays in such a way that they are on a slope. जब जो B ट्रे है उसमें कुछ ग्रोथ हो जाए, जो भी तुमने उगाया है उसकी, तब दोनों को ही एक स्लोप की डायरेक्शन में पकड़ कर देखिए, जैसे कि कुछ चीज़ें स्लोप पर ग्रो कर रही हो, टेढ़ी डायरेक्शन में. Pour 1 mug of water from the same height into each tray. अब दोनों ही ट्रे में एक समान ऊंचाई पर से पानी डालें. Collect the muddy water that trickles down the holes of both trays in 2 separate containers and compare how much soil is washed out of each tray. अब जो मडी वाटर है, मिट्टी वाला वाटर है, ऑब्वियसली दोनों ट्रे में से निकला होगा. अब इनको कंपेयर करें कि किस वाले जो कंटेनर है उसमें ज़्यादा मिट्टी आई है और किस वाले में कम आई है. ऑब्वियसली जो वाली ट्रे बेयर थी, जिसमें कुछ भी नहीं उगाया था, उसमें मिट्टी ज़्यादा आएगी क्योंकि मिट्टी को पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है. ट्रे बी में जो उसमें उगाया गया है उसने वहाँ की सॉइल को पकड़ रखा है, तो इसलिए वहाँ का सॉइल लॉस नहीं हुआ. यही कॉन्सेप्ट लागू होता है स्लोपी एरिया में, जहाँ अगर हम कुछ नहीं ग्रो करते हैं तो सॉइल लॉस होता है, और अगर हम उस पर कुछ ग्रो कर देते हैं तो सॉइल लॉस कम होता है. यही प्लेन्स इलाके में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. सो हमने इस टॉपिक को पढ़ लिया, सॉइल को पढ़ लिया. नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाटर को. वाटर एज ए रिसोर्स पढ़ेंगे, उसको कैसे कंजर्व किया जाए, कितना वाटर लॉस हो रहा है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.